नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारत का एक और पड़ोसी देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर गया है। बीते कई महीनों के विरोध प्रदर्शनों, हिंसा और आगजनी का नतीजा ये निकला कि आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को मजबूरन इस्तीफा देकर अपना देश छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना ढाका में अपने निवास से सेना के एक हेलीकॉप्टर में ढाका एयरपोर्ट पहले गई और फिर वहां से अपनी बहन के साथ बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन में भारत के लिए निकल गई। शाम करीब 5:30 बजे उनका विमान दिल्ली के करीब गाजियाबाद में वायुसेना के हिंडन एयरबेस में उतरा। यहां उनसे मिलने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे। जानकारी के मुताबिक अजीत डोभाल ने उनसे बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर चर्चा की। उधर इसी मसले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें हालात की जानकारी दी। शेख हसीना देर रात 1 बजे इंडियन हिंडन एयरफोर्स से इसी विमान में लंदन जा सकती हैं। मतलब भारत के भीतर आने का उनका कोई प्लान फिलहाल नहीं बताया जा रहा है। इस बीच जब शेख हसीना ढाका से दिल्ली की उड़ान पर थी तो बांग्लादेश अपने इतिहास का एक नया पन्ना पलट रहा था, लेकिन उस पन्ने में कई छींटे ऐसे हैं जिन्हें छुड़ा पाना आसान नहीं होगा। शेख हसीना के घर छोड़कर निकलते ही गुस्साए प्रदर्शनकारी उनके सरकारी निवास गण भवन में घुस आए। अंदर घुसकर कुछ ने तोड़फोड़ की तो कुछ अंदर कमरों में बिस्तरों पर बैठकर सेल्फी खिंचवाते दिखे। इन तस्वीरों से आपको शायद जुलाई 2022 की वो तस्वीरें याद आ जाएं जब श्रीलंका के राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने के बाद वहां की गुस्साई जनता उनके महल और प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में पहुंच गई थी और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की संसद को भी नहीं बख्शा। प्रदर्शनकारी जबरन संसद के गेट खुलवाकर संसद के भीतर घुस गए और उन्होंने अंदर तोड़फोड़ भी की, फाइलें निकालकर यहां वहां फेंक कर उनको नुकसान भी पहुंचाया। संसद में बैठे सेल्फी लेते रहे। जब भी ऐसे हालात होते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा चोर और उठाईगिरी किस्म के लोगों को होता है। यहाँ भी ऐसे कई लोग थे जो संसद के अंदर का कीमती सामान लेकर यहाँ वहाँ जाते हुए दिखाई दिए। वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें मना करने की ठीक से हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद हसीना सरकार में बांग्लादेश के गृह मंत्री रहे असदुज्जमा के ढाका स्थित घर में आग लगा दी। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी खुशियां मनाते हुए दिखाई दिए। बांग्लादेश की सड़कों पर निकलकर प्रदर्शनकारियों ने आज दिन भर अलग अलग शहरों में मार्च निकाले। शेख हसीना के विरोध में नारे लगाए गए। कई युवा ये कहते सुने गए कि शेख हसीना के जाने के साथ बांग्लादेश से एक भ्रष्ट सरकार का अंत हो गया है। हमारी एक बात और एक ही मांग है, शेख हसीना का इस्तीफा। उन्होंने सोचा कि वो शैक्षणिक संस्थानों को बंद करके हमें रोक सकती हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। सड़क पर अभी भी खून के धब्बों के निशान हैं, इसलिए हम सड़क पर हैं। हम सड़कों पर खड़े नहीं हो सकते, हम अपनी बालकनी में खड़े नहीं हो सकते, इसलिए हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। ये एक सुरक्षित और स्वतंत्र देश नहीं हो सकता। तो हम शांति चाहते हैं, हम आज़ादी चाहते हैं। वे लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन ठीक उसी समय आप बांग्लादेश के लोगों का साहस भी देख रहे हैं, जिन्होंने फैसला किया है कि वे बैठेंगे नहीं और बिना लड़े नहीं हटेंगे। बांग्लादेश के इन हालात के बीच वहां सत्ता अब सेना के हाथ में है और उसके लिए इस अस्थिरता के दौर को थामना आसान नहीं होगा। सेना के दबाव में ही शेख हसीना ने इस्तीफा दिया। इस इस्तीफे के बाद बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकरुज्जमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि वो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से भी अपील की कि वो विरोध प्रदर्शन छोड़कर अपने घरों को लौट जाएं। क्रांतिकाल चलছে আমি समस्त राजनीतिक दलेर नेतृबृंद हम देश में शांति वापस लाएंगे। हम इस देश को अंतरिम सरकार से चलाएंगे। तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट से दूर रहिए।
इस बीच बांग्लादेश के हालात पर वहां के कई जाने माने लोग चिंता में हैं। भारत में निर्वासन में रह रही लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पोस्ट किया। हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा, अपने हालात के लिए वो खुद जिम्मेदार है। उन्होंने इस्लामियों को बढ़ने दिया, उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार करने की इजाज़त दी। अब बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर बिल्कुल ना जाए, सेना शासन ना करे, राजनीतिक पार्टियों को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को लाना होगा। बांग्लादेश में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, उसकी भूमिका इस साल की शुरुआत से ही बनने लगी थी और पिछले महीने आरक्षण के मुद्दे पर उठे उबाल ने इस भूमिका को और मजबूत कर दिया। शेख हसीना ने युवाओं के आंदोलन की गहराई को शायद नहीं समझा और अंत में उन्हें इसके आगे घुटने टेकने पड़े। इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव हुए थे और उन चुनावों के दौरान शेख हसीना ने अपने तमाम सियासत में जो विरोधी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। उस प्रोटेस्ट में तमाम राजनीतिक दलों ने बॉयकॉट किया था चुनाव का। तो केवल शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनावों में उतरी और एक तरफा तरीके से आप कह सकते हैं कि चुनावों में बहुत बड़ी जीत के साथ निकलकर सामने आई। लेकिन उसके बाद जब आरक्षण का मुद्दा आया, 30% आरक्षण देने की बात आई, उन लोगों को जिन्होंने बांग्लादेश की रिहाई में हिस्सेदारी की थी, बांग्लादेश की आज़ादी में माफ़ करिएगा, उनको जब आरक्षण की बात की गई उससे वर्तमान छात्र नाराज़ हो गए और कहा कि आरक्षण तो नहीं होना चाहिए, मेरिट के आधार पर काम मिलना चाहिए। ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को वापस भी कर लिया, सरकार के इस आदेश को लौटा दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा नहीं थमा। छात्र और तब गुस्सा हो गए जब शेख हसीना ने इन प्रोटेस्टर्स को, इन प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बोल दिया था। इन सब के बीच में शेख हसीना आज निकली ढाका से और वो हिंदुस्तान पहुंची। इस वक्त भी वो दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस जो है गाजियाबाद में, वहाँ पर उनका विमान मौजूद है। लेकिन सरकार में बड़ी बैठकों का दौर भी चल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास, अजीत डोभाल ने मुलाकात की शेख हसीना से जाकर, एस जयशंकर साहब ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को संसद में, बताया गया उसके बाद सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक भी चल रही है। जी हाँ, सुमित, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश हमारा अ, मजबूत पड़ोसी है और हम उसके साथ सीमाएं साझा करते हैं। ऐसी सूरत में जब वहाँ से एक तरह से तख्ता पलट हुआ है और वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में शरण लिए हुए हैं इस वक्त, हालांकि ये अस्थायी तौर पर शरण ही कहा जाएगा क्योंकि वो यहाँ से लंदन जाना चाहती है और वहाँ पर अभी ग्रेट ब्रिटेन ने उनको हरी झंडी नहीं दिखाई है, इसलिए इंतजार किया जा रहा है। रिफ्यूलिंग के बाद संभवतः माना जा रहा है रात को 1 बजे वो उड़ान भरेंगी। लेकिन ये सीसीएस की बैठक क्योंकि पड़ोसी देश में हालात नाजुक है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि वहाँ के हालात क्या हैं, उन पर एक सीसीएस की ताज़ा रोक हो। आपको पता है कि बांग्लादेश से सटी हुई भारतीय सीमा पर 200 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये कर्फ्यू जो है कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो पूरी तरह से अलर्ट पर रखी गई हैं। ये इस सूरत में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पड़ोसी देश की निर्वाचित सरकार की मुखिया जो है भारत में है। भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट अगर डेवलप होता है तो भारत के लिए खासा नुकसानदेह हो सकता है और इसी वजह से सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। आगे के हालात पर, आगे के वहाँ ठीक के है हालात को विकास, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो उनको पॉलिटिकल असाइलम लेना है शेख हसीना को और उनकी बहन को, उसमें भारत उनकी मदद कर रहा है, चाहे वो ब्रिटेन में ले या किसी और मुल्क में ले, भारत अपने यहाँ उनको असाइलम नहीं दे रहा है। जी देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक शेख हसीना ने भारत में असाइलम मांगा ही नहीं है। वो ग्रेट ब्रिटेन जाना चाहती हैं और उससे जब वो ढाका से निकली हैं तो उसके बाद रिफ्यूलिंग के लिए वे हिंडन एयरबेस पे उनका प्लेन लैंड किया है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। ग्रेट ब्रिटेन ही जाना चाहती हैं, वो उनके लिए मुफीद भी है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो जो एकदम नज़दीकी पड़ोसी हैं, उसके निर्वासित प्रधानमंत्री या राष्ट्र प्रमुख को अगर आप
राजनीतिक तौर पर शरण देते हैं तो निश्चित रूप से उन देशों दोनों देशों के बीच जो है बिल्कुल। जो माहौल होगा, जो रिश्ते होंगे वो बिगड़ने की संभावनाएं या आशंकाएं रहती हैं। और जो नई सरकार बनेगी निश्चित रूप से वो शेख हसीना की के साथ जो भावनाएं उनके खिलाफ ही वो सरकार बनेगी। ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भारत को उठाना भी पड़ सकता है। जो सीसीएस की बैठक है वो सुरक्षा हालातों को मद्देनजर बांग्लादेश से सटी हुई सीमा और वहां पर पल-पल बदलते हालातों में भारत की क्या पोजीशन होनी चाहिए उसको लेकर हुई है। और फिलहाल इस बैठक के खत्म होने के बाद कुछ और जरूर जो परिणाम होंगे वो सामने आएंगे। इसके नतीजे इस बैठक से जो खबरें आएंगी वो ये बता पाएंगे, हम फिर ज्यादा अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचाने में जी। सक्षम होंगे कि और आखिर हम समझ सकते हैं कि जब शेख हसीना से अजीत डोभाल साहब मिले होंगे हिंडन एयरबेस पर जाकर, तो उन्होंने भी कई सारे इनपुट्स, कई सारी जानकारियां दी होंगी, जिसका अभी तमाम सरकार के जो सबसे बड़े लोग हैं वो बैठकर एक आपस में निष्कर्ष निकाल रहे होंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर भारत का रुख होना चाहिए। मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी हिमांशु शेखर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, हिंडन एयरबेस पर अभी भी विमान मौजूद है बांग्लादेश का, जिसमें प्रधानमंत्री कहाँ प्लेन के अंदर ही हैं, बाहर हैं, कहाँ हैं शेख हसीना? पूर्व प्रधानमंत्री कहना चाहिए, अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हिमांशु से बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ हिंडन एयरबेस पर कई ज़्यादा जैमर्स लगे होते हैं क्योंकि वो एयरफोर्स का एयरबेस है और फ़ोन लगना आसान नहीं होता। और ऐसे में जब वहाँ पर एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का इतना बड़ा आदमी इस वक्त आया हुआ है, इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ मौजूद है, तो हो सकता है कि कनेक्टिविटी के इश्यूज़ वहाँ पर हुए हों, इसीलिए हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच में आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई ढाका में, बांग्लादेश में, कि प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि पिछले 15 साल से 2009 से लगातार प्रधानमंत्री थी, आज उनको अपना मुल्क छोड़कर इस तरीके से दबे पांव भागना पड़ा। देखते हैं। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के विरोध में सुगबुगाहट 5वीं बार उसके सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। हसीना सरकार पर आरोप लगा कि उसने जनवरी में हुआ आम चुनाव धांधली से जीता। इस मुद्दे पर दुनिया के कई देशों ने सार्वजनिक तौर पर अपना ऐतराज भी जताया। लेकिन हसीना सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई 1 जुलाई से, जब सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए 30% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी और उसका विरोध तेज हो गया। इस आरक्षण के विरोध में पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन तेज हुए, जिन्हें शेख हसीना ने खारिज करने की कोशिश की। सोलह जुलाई को इन हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे बांग्लादेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। लेकिन हिंसा इसके बाद भी थमी नहीं। छात्रों ने शांति की शेख हसीना की अपील खारिज कर दी। अठारह जुलाई को शेख हसीना को सत्ता से हटाने की मांग के साथ बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हुई। बांग्लादेश टेलीविजन समेत कई सरकारी इमारतों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना और अन्य सुरक्षा बलों को सड़कों पर तैनात कर दिया गया। सुरक्षा बलों से झड़प में कम से कम 32 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घायल हुए। इसके बाद पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के लिए
30% आरक्षण पर रोक लगा दी गई, लेकिन छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भी संतुष्ट नहीं हुए। शनिवार 4 अगस्त को सरकार समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर झड़पें तेज हो गई। सरकार ने सेना को शूट एट साइट के आदेश दिए। 24 घंटे के अंदर देश भर में करीब 100 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कम से कम 14 पुलिसकर्मी भी शामिल रहे। इस बीच बांग्लादेश के कई पूर्व सेना प्रमुखों ने शेख हसीना से मांग की कि वो सेना को वापस बुलाएं। झड़पों में छात्रों के मारे जाने की आलोचना तेज हुई तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख को दखल देना पड़ा, लेकिन शेख हसीना अड़ी रहीं और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी तक बता दिया। झड़पों में छात्रों के मारे जाने की आलोचना तेज हुई तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख को दखल देना पड़ा। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा ने कहा कि सेना हमेशा जनता के साथ है। इस बीच सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने आखिरी विरोध के लिए ढाका मार्च का ऐलान किया। इन हालात के बीच सेना का दबाव काम आया, शेख हसीना को झुकना पड़ा। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हिंसा से उबलते बांग्लादेश को छोड़ सेना के हेलीकॉप्टर में देश से निकल गई। इस बीच सेना प्रमुख ने बांग्लादेश की जनता को आश्वासन दिया है कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और जनता से अपील की कि वो शांति बनाए रखे, लेकिन बांग्लादेश फिलहाल अशांत बना हुआ है। और अब चलते मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर के पास, जो इस वक्त हिंडन एयरबेस पर मौजूद है, जहां पर ये वो विशेष विमान जिसमें शेख हसीना और उनकी बहन मौजूद हैं, इस वक्त वहां पर खड़ा हुआ है। हिमांशु, शेख हसीना उनकी छोटी बहन इस वक्त हिंडन एयरबेस पर हैं। दो सवाल, पहला तो ये कि क्या प्लान है आगे का, कब तक यहाँ रहने वाली हैं, और दूसरा ये कि वो प्लेन के भीतर ही दोनों हैं या निकलकर बाहर एयरबेस पर आकर वहां पर उनकी तीमारदारी की जा रही है। देखिए सुमित, सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना और उनकी बहन जो हैं वो दोनों बांग्लादेश एयरफोर्स का जो विमान है उसके अंदर ही मौजूद हैं। एक एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक इस हिंडन एयरफोर्स बेस में एक C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट्स का जो एक हंगर है उसके पास ही बांग्लादेश एयरफोर्स का जो ये विमान है उसको रखा गया है कड़ी सुरक्षा निगरानी में। और वहाँ पर उसी विमान में शेख हसीना और उनकी बहन मौजूद हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो यहाँ करीब 1.5 घंटे अंदर थे हिंडन एयरफोर्स बेस में, उन्होंने लंबी मुलाकात की है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया है। 5:36 पे शेख हसीना का जो विशेष विमान था वो हिंडन एयरफोर्स पहुँचा था और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब शेख हसीना हिंडन एयरफोर्स बेस पर बनी हुई हैं। दूसरी बात, जो हमारे सहयोगी हैं मुकेश सिंह सेंगर, उन्होंने एक महत्वपूर्ण खबर दी है सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कि शेख हसीना जो हैं वो 1 बजे के आसपास लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं। ये अभी 100% कन्फर्मेशन इसका नहीं है, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि 1 बजे के आसपास जो विशेष विमान है जिसमें अभी ईंधन भरा जा रहा है वो लंदन के लिए यहाँ से निकल सकता है। अभी ये तय किया जा रहा है कि शेख हसीना अगर लंदन जाती हैं तो उनके परिवार के कौन कौन लोग जो हैं वो उनके साथ जा सकते हैं। अभी इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन मुकेश सिंह सेंगर ने एक बड़ी खबर दी है कि 1 बजे के आसपास जो विशेष विमान है बांग्लादेश एयरफोर्स का वो लंदन के लिए रवाना हो सकता है। उसमें यहाँ पर अभी ईंधन भरा जा रहा है। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर रखिए, हम आपके साथ आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का ये विशेष विमान वहां पर इंतजार कर रहा है टेक ऑफ होने का। मेरे साथ बांग्लादेश के एक बहुत बड़ी शख्सियत मोहम्मद यूनुस साहब इस वक्त जुड़ रहे हैं। बड़ा नाम है, ग्रामीण बैंक की स्थापना की, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं आपको, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल यूनुस साहब मेरा आपसे यही है, क्या हालात बने, ऐसी सिचुएशन क्यों बनी बांग्लादेश में कि खुद एक प्राइम मिनिस्टर को वहां से निकलकर भागना पड़ा? I think it's all because of not giving a chance to democracy. Democracy was removed from Bangladesh.
there were no elections, fake elections were held, and she continued in power. And she became hot-headed because of that, because she's all-powerful. It's one country, one leader, one narrative, one policy. That's the kind of situation she created. And as a result, everybody was upset. Everybody's unhappy. And a little triggering of a simple thing about the demonstration for job quota. It was a very simple thing. बांग्लादेश में ऐसे हालात बन रहे हैं तो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। दरअसल बांग्लादेश में अस्थिरता भारत के लिए खासतौर पर बड़ी चुनौती होने वाली है। बांग्लादेश भारत का मित्र देश है और शेख हसीना सरकार से भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। अब बदली परिस्थितियों से निपटना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। इस मुद्दे पर अब से कुछ देर पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी हुई है, जिसका अपडेट विकास भदौरिया ने आपको दिया। बांग्लादेश से पहले भी भारत के लिए कई पड़ोसी देश ऐसी चुनौतियां पेश कर चुके हैं। वो इसलिए कि भारत का पूरा पड़ोस अस्थिरता से इस वक्त घिरा हुआ है। पड़ोस में अस्थिरता भारत के लिए तमाम समस्याएं पैदा कर सकती है। सबसे पहले बात करता हूं पाकिस्तान की। पड़ोसी देश पाकिस्तान काफ़ी समय से इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। इस साल फरवरी में हुए पाकिस्तान के आम चुनावों में धांधली के जमकर आरोप लगे। वहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं और उनकी पार्टी पीटीआई को आम चुनाव में लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद पीटीआई के नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पहुंचे, लेकिन सरकार बनाने का मौका नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी को मिला। सेना के सहयोग से इस गठबंधन का सत्ता में आना इमरान खान के लिए मुसीबत बना हुआ है। उन्हें एक के बाद एक कई आरोपों में जेल में रखा गया है। उनकी मुसीबतों का अंत नहीं हो रहा। उधर पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे खराब आर्थिक दौर से इस वक्त गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज में डूबे पाकिस्तान में महंगाई इन दिनों चरम पर है और आम जनता त्राही त्राही कर रही है। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में भी लगातार राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। पिछले ही महीने पुष्प कमल दहल सरकार गिरने के बाद नेपाल में केपी ओली के नेतृत्व में नई सरकार बनी। नेपाल कांग्रेस के समर्थन से ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने फिर सरकार बनाई। लेकिन नेपाल में सरकार बनने बिगड़ने का सिलसिला ऐसा है कि हर सरकार की स्थिरता पर सवालिया निशान लगे रहते हैं। 2008 में नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद से वहां अब तक 14 बार सरकारें बन चुकी हैं। राजनीतिक अस्थिरता नेपाल की आर्थिक व्यवस्था से भी सीधे तौर पर जुड़ी है। हालात ये है कि नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे गरीब देश है और दुनिया में गरीबी के मामले में 17वें स्थान पर है। नेपाल की अर्थव्यवस्था भारत और चीन से सीधे तौर पर जुड़ी है, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन के पैसे और संसाधनों पर नेपाल का आश्रित होना उसके लिए वहां संकट खड़ा कर सकता है, जैसा कि श्रीलंका के साथ हुआ। उधर चीन के कर्ज पर बहुत ज़्यादा आश्रित श्रीलंका का हाल ठीक 2 साल पहले की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है, जब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। महंगाई से परेशान जनता सड़कों पर उतर गई थी। विरोध प्रदर्शनों में लोग मारे जा रहे थे। वहां भी पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जनता के दबाव में देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। बांग्लादेश की आज की जो ढाका की कुछ तस्वीरें हैं वो श्रीलंका की उन तस्वीरों से मेल खाती हैं, जब वहां की गुस्साई जनता राष्ट्रपति के महल में और प्रधानमंत्री के निवास में घुस गई थी। मामला शांत होने के बाद श्रीलंका में रनिल विक्रमसिंघे ने सरकार बनाई और दुनिया के तमाम देशों और आईएमएफ की मदद से वो धीरे धीरे उसे आर्थिक संकट से निकालने की अब कोशिश कर रहे हैं। भारत का एक और पड़ोसी देश मालदीव भी पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों के बाद भारत के लिए चुनौती बना। मालदीव में चीन समर्थित मोहम्मद मोइज़ू सरकार के सत्ता में आने के बाद से मालदीव के भारत के साथ संबंध काफ़ी खराब हुए और मालदीव भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती आज भी बना हुआ। ये गलत अलग बात है कि मोइज़ू फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और अब वो भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं। उधर एक पड़ोसी देश म्यांमार भी लगातार अस्थिरता और गृह युद्ध के दौर से गुजर रहा है। 2021 में एक चुनी हुई नागरिक सरकार को सत्ता से हटाकर म्यांमार में एक बार फिर फौजी सरकार सत्ता में आई। पूर्व प्रधानमंत्री और नोबेल विजेता आंग सान सू की को जेल में डाला गया। म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को कुचल दिया गया, जिनमें हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए। लेकिन इतने अत्याचारों के बावजूद फौजी सरकार के लिए म्यांमार को चलाना चुनौती बना हुआ है। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक ताकतों ने हथियार उठा लिए। सदियों से म्यांमार के अल्पसंख्यकों के लिए हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे मिलिशिया से उन्होंने हाथ मिलाए और आज आलम यह है कि इन गुटों ने म्यांमार के एक बड़े इलाके को म्यांमार की फौजी हुकूमत से छीन लिया है। म्यांमार के अंदर गृह युद्ध के हालात भारत के लिए भी परेशानी का कारण बने हुए हैं।
अफगानिस्तान भी जो पाकिस्तान भारत से लगता तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। भारत के लिए तमाम पड़ोसी मुल्कों में जो अस्थिरता है वो भारत को बेचैन करने वाली है। किसी भी देश के लिए सीमा से लगे पड़ोसी देशों में ऐसे हालात और ऐसी अस्थिरता अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। भारत के लिए वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। इन देशों में होने वाली गतिविधियों का सीधा असर भारत पर पड़ता है। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो जेएनयू के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दीपक बोरा साहब जो कि पूर्व राजनयिक हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल दीपक सर मेरा आपसे है और यही पूछना चाहूँगा, क्यों हुआ ढाका में आज जो कुछ हुआ, उसकी रियल वजह क्या है? हमारे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है आपके चैनल पर आने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। बाकी आपके विशेषज्ञ हैं, वो भी बहुत जानकार हैं इस मामले में। मैं इस समय देश में नहीं हूँ, बहुत दूर दराज इलाके में हूँ और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी कुछ कमजोर है। अगर कट जाऊं तो आप समझ जाएंगे, आप मुझे क्षमा करेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ? सर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे और जो सेल्फ स्टाइल्ड विकिपीडिया एक्सपर्ट्स हैं उनके कमेंट्स में पढ़ के मुझे बहुत मजा आता है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ ये होगा, वहाँ ये हो जाएगा, ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। हम लोग डील करते हैं सर, ये भारत की हमेशा से कूटनीति रही है। मत भूलिए कि हम चाणक्य की संतान है। हम डील करते हैं विद द एक्चुअल गवर्नमेंट। जो पर्सनैलिटी है वो इतना महत्व नहीं रखती है। मिसाल के तौर पर सर आप ये जानते हैं कि अभी आपने जिक्र किया कि नेपाल में भी ये हुआ वो हुआ, लेकिन हमारे संबंध उनके साथ चलते रहे। श्रीलंका में ये हुआ वो हुआ, म्यांमार में ये हुआ, कभी कभी भूटान के बारे में भी सुनते थे, पाकिस्तान में सत्ता पलटती रहती है, बट वी डील विद द गवर्नमेंट्स। अब बांग्लादेश में जो हुआ है, क्यों हुआ है, मेरे समझ में 5 चीजें इसमें अहम है। पहली, एक तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। सर 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था, शायद 10 में से 1 महिला हिजाब पहनती थी। आज 10 में से 11 महिलाएं वो पहनती हैं। तो बहुत शुरू किया। आपने आर्मी चीफ का भाषण भी सुना होगा और उसने खत्म कैसे किया था, अल्लाह हाफिज, वो खुदा हाफिज को भूल चुका है। दूसरी चीज, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कमजोर है, महंगाई बढ़ती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे थे, आईएमएफ के पास गए थे पैसे मांगने के लिए। तीसरी चीज सर, रिजर्वेशंस का सिर्फ एक बहाना था। रिजर्वेशन तो हट गए थे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। फिर क्या हुआ लोगों को, फिर मुझे लगता है कि कुछ विदेशी, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, जो रेजिम चेंज स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने शुरू किया। क्यों शुरू किया? क्योंकि शेख हसीना जो स्ट्रॉन्ग रूलर, वो किसी की बात नहीं सुनती थी, वो वही करती थी जो सोचती है कि उसके देश के लिए बहुत अच्छा है। एक चौथी चीज सर जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, 30 करोड़ बंगाली रहते हैं इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर के इर्द गिर्द, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इमोशनल चीजें हैं, कनेक्ट है, ये हुआ है, तो भारत की दिलचस्पी में है। तो जो भी सरकार बनेगी, और देखिएगा कि शेख हसीना के इस्तीफा की अनाउंसमेंट आर्मी चीफ ने कही, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि वो रिजाइन करके चली गई हैं, वो भारत आई हैं। और सर मैं एक पर्सनल नोट पे ये कहना चाहता हूँ कि 1972, आपका तो शायद जन्म भी नहीं हुआ था, मार्च में इनके फादर शेख मुजीबुर रहमान साहब लंदन से आए थे दिल्ली से गए थे ढाका। तो मैं उस समय दिल्ली में था, हम लोगों ने उनका स्वागत किया था। और अब उल्टा हम देख रहे हैं कि उनकी बेटी ढाका से दिल्ली, और दिल्ली से बातचीत की जा रही है कि वो लंदन जाएगी। दिल्ली में आए, इंडिया में आए, ऐसे नहीं है कि जहाज में बैठ के उड़ गई सर। पहले पूरी प्रोटोकॉल होता है कि हम ओवरफ्लाई कर सकते हैं आपकी टेरिटरी को, हम यहाँ लैंड कर सकते हैं, नहीं तो एक सुरक्षा की सिचुएशन हो जाती है और हमारे एयरफोर्स स्क्रैम्बल करेगा, खतरा हो सकता था उनके लिए। तो अभी जो लंदन जाने की बात हो रही है, कौन से देश को ओवरफ्लाई करेंगे, कौन सा जहाज है, काफी टाइम इसके अंदर लगता है, 10 मिनट के अंदर ये नहीं होता। हमने उनको असाइलम क्यों नहीं दिया है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर उनको हम यहाँ रखते, हमें क्या फायदा होता, ना रखें तो हमें क्या फायदा होता। सर 76 साल की उनकी उम्र है और 10,000 साल जिएंगी, 5,000 साल जिएंगी, 1,000 साल जिएंगी, हमें तो डील करना है जो वहां पर एक्चुअल गवर्नमेंट होती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ये कहना कि जी बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए, नहीं है सर, वी विल डील विद इट, हमें काफी तजुर्बा है इन मामलों में। सो ये इसीलिए हो रहा है कि वहाँ की स्थिति कमजोर थी, वहाँ पॉलिटिकली जो है इनका रूल बहुत देर तक चल रहा था, इस्लामाइजेशन हुआ है, सब कुछ मिलाकर आपने ये हिंसा वहां पर देखी है। और ये हिंसा के पीछे आरक्षण नहीं है सर, ये बाहर का हस्तक्षेप है। मैं अभी कुछ देर पहले आपसे बात करने पहले बोरा साहब, मेरा सवाल अब संजय जी आपसे है।
मोहम्मद यूनुस साहब से बात कर रहा था, ग्रामीण बैंक वाले नोबेल लॉरेट। उनका ये कहना था कि जिस तरह की डिक्टेटरशिप रही, जिस तरह का वन नेशन और वन लीडर की बात उन्होंने की, शेख हसीना ने डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, वो एक बड़ी वजह रही रिबेल होने की, वहाँ पर इस तरह की बांग्लादेश में बगावत होने की। संजय जी, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये एक बड़ा कारण है कि शेख हसीना जो कि बंगबंधु की बेटी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनको आज इस तरीके से अपने पिता के बनाए हुए देश से इस तरीके से निकलना पड़ रहा है? संजय जी। देखिए, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं बांग्लादेश में, वो या बाकी पड़ोसी देशों की बात कह रहे हैं, इसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बहुत कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं हुए। ये बात निश्चित है कि 1971 में जो लड़ाई लड़ी थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, वो लोकतंत्र की लड़ाई थी। वो सेकुलरिज्म की लड़ाई थी, वो समाजवाद की लड़ाई थी, वो बंगाली राष्ट्रवाद की लड़ाई थी। लेकिन आप ये देखिए कि उस लोकतंत्र की हत्या किसने की? जब 1975 में बंगबंधु की हत्या हुई तो लोकतंत्र की हत्या हुई। आर्मी को किसने पैट्रोनाइज किया? बांग्लादेश में बाहरी शक्तियों ने, जो आज शेख हसीना पे लोकतंत्र का सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने आर्मी को पैट्रोनाइज किया, उस वक्त समर्थन दिया जियाउर रहमान के टाइम में। आप ये देखिए कि इरशाद किसके इशारे पे, कहाँ किसके साथ टाई है? वो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ उनका गठजोड़ बना। तो लोकतंत्र की हत्या तो सबसे पहले उन्होंने की। फिर उसके बाद लोकतंत्र, इरशाद के जाने के बाद में खालिदा जी आई। खालिदा जिया ने क्या किया? आप देखिए, वहां बाय इलेक्शन हुआ मगुरा का, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी वोट ड्रिकिंग हुई और वहीं पे डिमांड किया शेख हसीना ने कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए। तो लगातार जब आप इतिहास देखते हो, तो जो अपोजिशन में जो आज शेख हसीना के इस्तीफे की बात कर रहे थे, उनका बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोकतंत्र को लेके। वो इस्लाम, कट्टरवाद, आतंकवाद, ये सारे पनाह जो दी है वो इन्होंने दी है। भारत का देखिए, मोटे तौर पे चाहे कोई भी पड़ोसी राष्ट्र हो, बांग्लादेश एक तरीके से देखिए, इंडिया लोकड है और इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है बांग्लादेश लोकड है, और हमारे कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। लेकिन हमारे तीन साफ साफ उद्देश्य हैं पड़ोसियों में कि सुरक्षा, और सुरक्षा में सबसे पहले जो आता है आतंकवाद आता है, फिर फंडामेंटलिज्म आता है, और तीसरा इंसर्जेंसी आता है। बांग्लादेश वो गढ़ बनाया हुआ था जब खालिदा जिया सत्ता में थी। इंसर्जेंट्स उल्फा कहाँ थे? बांग्लादेश में थे। कट्टरवाद कहाँ से पनप रहा था? बांग्लादेश से पनप रहा था। तो पहली जो हमारी जो कंसर्न था वो सुरक्षा था, इंटरनल। और एक्सटर्नल पावर्स चाइना हो या अमेरिका हो, वहां बहुत मौजूद थे। दूसरा हमारा कंसर्न रहा, और उसको भारत और शेख हसीना ने बहुत बखूबी समझा, कि जो डेवलपमेंटल कंसर्न है, कि हम जो ईस्टर्न साउथ एशिया सब रीजन है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बांग्लादेश हो, हम सब मिलके आपस में डेवलप करेंगे। और उस डेवलपमेंटल बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, डेवलपमेंटल एग्रीमेंट साइन हुआ। वहां से देखिए कहाँ किस हद तक पहुंच गए कि जो 1965 से पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध थे वो पुनर्स्थापित हो गए, कनेक्टिविटी पुनर्स्थापित हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है भारत का, जो पड़ोस में रहता है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, कट्टरवाद बढ़ता है, माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन होता है, तो माइग्रेशन कहाँ होता है? भारत में होता है। सारे बोझ जो किसको ढोना पड़ता है? भारत को ढोना पड़ता है। और आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये हमारा लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसको क्या बनाया इन्होंने? ड्रग्स स्मगलिंग का, आर्म्स स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये अड्डा बना दिया। तो और सारा जो गुड्स वहां पे इंडिया से जाता है, वो उनके इन्फ्लेशन को कम करता है। और अगर आप भारत की जो इनफॉर्मल ट्रेड है उसको बंद कर दिया जाए, तो आप बात मान के चलिए 30% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो भारत ने तो हमेशा एक डेवलपमेंटल पार्टनर की भूमिका निभाई, लेकिन इस बात को बांग्लादेश की जनता नहीं समझती। वो अनग्रेटफुल है, वो बंगबंधु के प्रति भी अनग्रेटफुल थे, उनको असैसिनेट किया। वो जियाउर रहमान के प्रति भी अनग्रेटफुल थे, उसको असैसिनेट किया। और उन्होंने आज जो डेवलपमेंट की एक बोट जो शेख हसीना ने चलाई थी, देखिए लोकतंत्र बहुत बड़ी बात है, लोकतंत्र की बातें करते हैं। अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान लोकतंत्र है, उसको वर्चुअल समिट में बुला लो, और बांग्लादेश लोकतंत्र नहीं है क्योंकि वो उनके इशारों पे काम नहीं कर रहा है, उनको स्थिति। तो ये जो स्थिति है कि लोकतंत्र की जो हम बातें आज जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, और लेकिन जो मेन बात है, 17 करोड़ लोग बांग्लादेश में रहते हैं, उनको खाना चाहिए। तो जो डेवलपमेंटल आपको बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, बस वक्त की कमी है क्योंकि हम इस पर 3 दिन भी बात कर सकते हैं।
मेरा जी, तीसरे जी, मेहमान जी। गौतम लाहिरी नहीं, साहब नहीं, भी वेट कर धन्यवाद रहे हैं। आपने नहीं, नहीं, आपने शुरू आप किया, रहिए, अवसर जाइएगा दिया, मत, धन्यवाद। जाइएगा मत। एक ओपनिंग नहीं, नहीं, कमेंट मैं हूँ गौतम यहीं पे। गौतम लाहिरी साहब का भी ले लूँ, वो भी बांग्लादेश को बहुत क्लोजली कवर करते रहे, मेरे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। गौतम जी, लाहिरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए, अपनी बारी के लिए। पहली बात तो ये बताइए, अगर संजय भारद्वाज जी की बात को माने तो जैसा कि स्थितियां दिखाई दे रही थी, शेख हसीना भारत के लिए एक फेवरेबल प्राइम मिनिस्टर थी, भारत के और बांग्लादेश के बीच संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन जो इलेक्शन हुआ अभी जनवरी में बांग्लादेश में, और जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स जेल में थे, उन्होंने बॉयकॉट अनाउंस कर दिया, फिर भी इलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को आने नहीं दिया गया, ये इल्ज़ाम लगा शेख हसीना पर, उनकी पार्टी अवामी लीग पर। क्या इस वजह से दिक्कतें हुई? क्या इस वजह से बांग्लादेश में रिजेंटमेंट बढ़ा उनके अगेंस्ट में? वजह क्या रही, आपको क्या लगता है? आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए गौतम दा। सर, लेकिन वो बांग्लादेश के लिए भी क्रेडिबल प्रधानमंत्री थी, वो भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए भी थी। अब आगे बढ़ता हूँ, इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। दीपक सर, मेरा सवाल अब आपसे है, व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडिया बांग्लादेश के कंसर्न में? क्या जो अंतरिम सरकार बनने वाली है, जिसको सेना देखेगी, उसके साथ भी हमारे संबंध वैसे ही रहेंगे जैसे इस गवर्नमेंट के साथ थे, या शेख हसीना की जो भारत मदद कर रहा है वहाँ से निकालने में और लंदन भेजने में, इस वजह से हमको और प्रॉब्लम आ सकती हैं? क्योंकि तीस्ता की बात है, रोहिंग्या की बात है, कई सारे इश्यूज है बॉर्डर को लेकर हमारे बीच में। शेख हसीना को बाहर नहीं जाना था, वो हम लोग उसको निकाल के नहीं लाए, हमने फाइटर जेट नहीं भेजा था कि बैठ जाओ और यहाँ पे आ जाओ। ये तो उनकी मिलिट्री की प्लेन में वो यहाँ पर आई है, तो वो खुद ही चाहती थी ये चली जाए। ऐसा ये मैंने अपने करियर में बहुत बार देखा है। और जेएनयू के प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे 120% आई एग्री विद इट। कई बार क्या होता है कि जब स्थिति ऐसी डेवलप होती है तो जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक होता है उसको चले जाना चाहिए। ये मैंने सूडान में देखा, मैंने जिम्बाब्वे में देखा, मैंने इथियोपिया में देखा है कि जो वहां का लीडर है, जिसके अगेंस्ट लोग हैं, अगर वो चला जाए तो शांति आती है। अब जो नई सरकार बनेगी, हमारी ब्रांड इक्विटी बांग्लादेश में बहुत गहरी है सर। हमने इतनी मदद की है उनकी, हमने वहां इन्वेस्टमेंट किया है, हमने वहां पे उनको लोन्स दिए हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, पावर में इन्वॉल्व है, ये सब चलता जाएगा। एक चीज अंग्रेजी में कहावत है, डिप्लोमेसी में हम सीखते हैं, उसको कहते हैं टिरनी ऑफ द वीक, टिरनी ऑफ द स्मॉल। छोटे देश होते हैं, कहते हैं अरे इतना बड़ा हाथी मेरा पड़ोसी है, मैं अब उसकी मुखालफत करूंगा, लेकिन चीन भी उससे हमसे बड़ा हाथी है जो उसके सामने खड़ा हुआ है। सो मेरा ये मानना है सर कि जो भी सरकार आएगी वो हमारे साथ डील करेगी, वो नाराज नहीं करेगी। हमको अफगानिस्तान में आपने देख लिया किस तरह से पाकिस्तान के लोग भांगड़ा करते थे, ओहो जी अब तो तालिबान आ गया, अब तो कश्मीर आजाद। क्या बकवास करते हैं ये लोग। तालिबान हमसे कहता है कि हमने कश्मीर में क्या लेना देना है, हमारे साथ नॉर्मली वो डील कर रहे हैं। तो ये कहते हैं सर, ये कहावत है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, जो भी सरकार आएगी दे विल डील विद अस और हम उनके साथ डील करेंगे। हाँ, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन असर नहीं होगा। मैं गौतम दा के पास जाना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। गौतम लाहिरी, उसी सवाल का जवाब पूरा करिए, आपका लिंक टूट गया था, और साथ में ये भी समझाइए कि इस पूरे बांग्लादेश में जो चल रहा है इसमें चीन का क्या रोल है? जो मैं समझ गया, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो आपने अंडरलाइन किया, सबसे पहले चीन का क्या रोल है? हाँ। चीन का रोल ये होगा कि भारत सफर जब किया प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, उसके लौटने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि तीसरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत को दिया जाएगा, चीन को नहीं। क्योंकि चीन अगर वहां आता है, भारत का आपत्ति था, क्योंकि हमारा चिकन नेक के पास वो आ जाते थे। चीन एक तो इसमें नाराज है। दूसरा था कि चीन के साथ भारत बांग्लादेश के साथ जो नया रेल कॉरिडोर बना, जो हम नॉर्थ ईस्ट तक जा सकते थे, उसके लेके बीएनपी जो आज सत्ता में है, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के कारण ये आ रहा है, ये बीएनपी जमायत ऐलान किया था कि भारत का रेल वहां से चलने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। ये जो है इनका मकसद पूरा हुआ कि पीछे किसका इंटरेस्ट है साफ कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं आज जो हुआ है, अब 15 साल से नॉर्थ ईस्ट के हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा रात में हम सोते हैं थैंक्स टू शेख हसीना, जो उल्फा मिलिटेंट को भारत के हाथ में चला दिया, पूरा शांति रहा था। आज नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ा चिंता का स्थिति बन गया है ये होने के बाद। और सबसे बड़ी बात है जो उसको ध्यान देना है, मेरे पास खबर आ रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर हंगामा हो रहा है, बहुत हमला हो रहा है, इसके लिए चिंता करना चाहिए। वो चिंता की बात है, उसमें भारत को सीधी जो सरकार बने उसको कड़ा मैसेज देना चाहिए कि ऐसे अगर नहीं करना है, अगर नहीं करेंगे तो भारत को कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर शरणार्थी आ जाते हैं, 71 में आए थे तभी इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया, अगर शरणार्थी ज्यादा दर पे आते हैं तो भारत को सोचना पड़ेगा।
इस तरह का इस स्ट्रेटेजी में जो बांग्लादेश हमारा शेख हसीना गवर्नमेंट जो भारत का एक बहुत ही करीबी दोस्त था, भारत के सबसे बड़ा स्वार्थ जो देखा है, जिसने भारत का कहने पर सबसे बोला इंडिया इज द प्रायोरिटी, क्या ये कहना उसके साथ ब्लड रिलेशन है, बाकी के साथ ब्लड गौतम रिलेशन दा, नहीं है। मैं ये तीनों से बारी बारी से सवाल पूछूंगा। गौतम दा, पहले आपसे, क्या भारत और बांग्लादेश की दोस्ती या शेख हसीना और भारत की दोस्ती चीन को नागवार गुजरी, और इस पूरे तख्ता पलट के पीछे चीन का रोल है? आपने नाम नहीं लिया था, मैं नाम लेके आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, नाम देखिए, मैं बोल रहा हूं कि जब से भारत सफर के बाद सबसे ज्यादा नुकसान जिसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिकली जो चीन चाहते थे उसको नहीं पूरा करने दिया शेख हसीना। राइट। शेख हसीना प्रैक्टिकली पब्लिकली कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इंडिया को देना चाहता हूं, चाइना को नहीं। चाइना भी प्रपोजल दिया था, वो करना, बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन चाइना जो चाहते हैं कि उसका ग्लोबल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो था पैरेलल टू दूसरा प्रोजेक्ट, उसके लिए बांग्लादेश सहमति नहीं जताई। इसके लिए चाइना का दूसरा नाराजगी है। चाइना तो इसमें सबसे ज्यादा नाराज था कि दुर्भाग्य से आज जो हुआ, आज बेनिफिट चाइना को मिला। बिल्कुल ये घटना है, जो सत्ता कौन सी सरकार आएगा, जमात है, मैं आपको लास्ट ये बता दूं, ये सरकार भी स्टेबल नहीं होगा। इसके कारण कि आज स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं जिसके कारण हमने शेख हसीना को हटाया, हमारा रोल क्या होगा इसमें? उनको तो बुलाया नहीं गया मीटिंग में। वो स्टूडेंट जिसने मूवमेंट किया था, जिसके बारे में जिक्र हो रहा था, जो कोटा आंदोलन किया, वो स्टूडेंट के तो सत्ता के लिए कुछ बुलाया नहीं जा रहा है। तो वो लोग कौन लोग हैं तो स्टूडेंट को इस्तेमाल किया, ये और साबित हो गया। संजय जी, भारत के चारों तरफ, संजय भारद्वाज, सवाल मेरा आपसे है, भारत के चारों तरफ इंटरनल टर्मोइल चल रहा है। पाकिस्तान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, म्यांमार ले लीजिए। ऐसी सिचुएशन में और सब जगह कहीं ना कहीं चीन का रोल हम देख पा रहे हैं, चीन का इंटरेस्ट देख पा रहे हैं। तो क्या ये चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के विदेश नीति में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रही है, जो शांति और सद्भाव की विदेश नीति रही है? संजय जी। नहीं, बात आप कुछ हद तक आप बात सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, चीन के पास में डीप पॉकेट्स हैं, हमारे पास डीप पॉकेट्स नहीं है। लेकिन ये डिफरेंस आप देख लीजिए कि हम डेमोक्रेसी हैं, चीन डेमोक्रेसी नहीं है। वो कोई भी प्रोजेक्ट कैसे भी शाम दाम दंड भेद जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट्स लाता है, वहाँ के करप्ट ऑफिस पॉलिटिशियंस को और ज़्यादा करप्ट करता है। नेपाल जाइए, बांग्लादेश जाइए, श्रीलंका जाइए, सबको ब्राइब्स दे दे के उनसे प्रोजेक्ट लेता है, ये करता है। हम डेमोक्रेसी, हम अकाउंटेबिलिटी, हमको संसद में जवाब जी, हम बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, इसलिए हमारी डिलीवरी डेफिसिट होती है। बाकी आप अगर भारत सरकार की पॉलिसीज देखते हो, तो चाहे वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी हो या जो कंस्ट्रक्टिव यूनिलेटरलिज्म हो, जो हमने पड़ोसियों को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, बांग्लादेश को लगभग $10 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। आप श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, हमने $4.5 बिलियन का उनको मदद किया। आप नेपाल में पोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट्स, रोड, सड़क बने हुए हैं, किसने बनाए? ये सब भारत ने बनाए। हम अफगानिस्तान तक $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। हमने जो हमारी क्षमता से ज्यादा पड़ोस में कोशिश किया कि उनकी नीड्स को हम ध्यान में रखते हैं, उनका सहयोग करें। लेकिन चूंकि पड़ोस के देश हैं, वो एक जो स्मॉल स्टेट, जो फियर साइकोसिस क्रिएट करना और बैलेंस ऑफ थ्रेट और बैलेंस ऑफ पावर का स्ट्रेटेजी के आधार से, और कहेंगे हम छोटे हैं, तो एक अपोलोजेटिक बिहेवियर तैयार करके ये चीन की गोद में बैठते हैं। पहले कोल्ड वार के टाइम अमेरिका की गोद में बैठते थे, लेकिन ये आज तक कहीं नहीं पहुंचे। आज भी ये डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी ये डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तक एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये क्रिएट नहीं कर। संजय जी, हम सब जानते हैं, इनफैक्ट हम सब इस बात से एग्री भी करेंगे कि हम अपने पड़ोसी तय नहीं कर सकते हैं। हमारी सीमाएं यही रहने वाली है और उनकी सीमाएं भी यही रहने वाली हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन पड़ोसी मुल्कों को समझ में आना चाहिए कि कौन उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा बड़ा अच्छा दोस्त है, कौन दिल से दोस्त है और कौन पॉकेट से दोस्त है। ये इन पड़ोसी मुल्कों को समझने की ज़रूरत है। शुक्रिया, वक्त नहीं मेरे पास। गौतम दादा, दीपक जी, संजय जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ। तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर भारत की तीखी और पैनी नज़र है। भारत ने इस वक्त अपने देश में, प्रधानमंत्री ने CCS की बैठक बुलाकर देश के अंदर जो किसी भी तरह की अस्थिरता पैदा ना हो, किसी तरह का कोई टेंशन पैदा ना हो, खासकर उस इलाके में जो भारत बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ करीब 4000 किलोमीटर का इलाका है, उसके बारे में पैनी नज़र भारत सरकार ने रखी हुई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों की खबर जारी है। बन रही है मेरे साथ, तुरंत लौट के आते हैं।
और अब बात यूपी की, जहां अपराध के एक मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। यूपी के अयोध्या जिले में नाबालिग लड़की के गैंगरेप केस में एक तरफ गंभीर हालत में पीड़िता को बेहतर इलाज देने के लिए लखनऊ रेफर किया गया, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष ने इस मामले में जमकर बयानबाजी कर पूरे मामले का राजनीतिकरण कर दिया है। क्या हुआ अयोध्या में, जानिए मेरे सहयोगी रणवीर की इस रिपोर्ट में। इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। एक तरफ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज और दूसरी तरफ बुलडोजर के गरजने की। अयोध्या में इन दोनों आवाजों के बीच एक तीसरी आवाज भी है। वो आवाज नेताओं की आवाज है। जो भी कल्पित है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो सुना आपने, कोई आरोपी के साथ साथ पीड़ित के परिवार का भी नार्को और डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर रहा है, तो कोई पीड़ित की जाति बताकर उसके लिए न्याय की बात कह रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है राम की नगरी अयोध्या में हुए एक गैंग रेप के मामले में। एक तरफ जहां सरकार आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर चलवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सेलेक्टिव होने का आरोप लगा रहा है। अयोध्या गैंगरेप मामले में अब तक हुआ क्या? 2 महीने पहले 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और बार बार हुआ। आरोप बेकरी चलाने वाले सपा नेता मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान पर लगा। मुकदमा 29 जुलाई को दर्ज किया गया। 30 जुलाई को आरोपी मोहित खान और राजू खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुक्रवार को पीड़िता के परिजनों ने सीएम से मुलाकात की। इलाके के एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। शनिवार को तालाब की जमीन पर बनी बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। इस बीच सपा ने आरोपी मोहित खान का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर दी। बीजेपी ने इस मामले में सपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। सोमवार को पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस मामले में नेताओं ने अपने अपने तरीके से अलग अलग एंगल निकाले। किसी ने बताया कि पीड़िता निषाद समाज से आती है, तो कोई आरोप ये लगा रहा है कि आरोपी पर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। यानी अपने अपने राजनीतिक हितों के आधार पर राजनीति शुरू हो चुकी है। अयोध्या में इतना नृशंस हत्या का काम किया, केवल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार नहीं, वो जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी क्योंकि उसका नाम है मोहित खान। इस मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां कड़े तेवर दिखा रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव ने भी सरकार पर अपने हमले तेज कर दिए। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें?
ये मामला भले ही अपराध का हो, लेकिन सत्ता और विपक्ष ने इस मामले को आपसी लड़ाई बनाकर रख दिया है। अब सवाल ये कि क्या ये सब कुछ यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, ये तो खैर नेता ही बता पाएंगे। अयोध्या से अपने सहयोगी प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए।